स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। दोस्तों, आज हमारी चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प विषय पे होने वाली है। हमारी डिस्कशन होने वाली है इंटेलिजेंस के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि सर कुछ दिनों से मैं कंटिन्यूअसली चर्चा कर रहा हूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, लेकिन आज हमारी डिस्कशन AI के बारे में नहीं होने वाली है। आज हमारी डिस्कशन होने वाली है OI के बारे में। OI, अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है, तो हमारी डिस्कशन होने वाली है ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस के बारे में। हम लोग बात करने वाले हैं बायोलॉजिकल कंप्यूटर्स या फिर बायोलॉजिकल कंप्यूटिंग के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस क्या होती है इसके बारे में समझने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि अभी हम लोग किस स्टेज में हैं, किस स्तर तक डेवलपमेंट हो चुकी है इन बायोलॉजिकल कंप्यूटिंग या फिर ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस में। ये डिस्कशन आपके लिए काफी जरूरी रहेगी अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो। सिंपली आपको एमसीक्यू बनाया जा सकता है ओआई के ऊपर। ओआई का मतलब क्या है, ऑर्गेनॉइड का मतलब क्या है, बायोलॉजिकल कंप्यूटिंग का मतलब क्या है, और इसको आप एक उदाहरण के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो इन योर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एग्जांपल्स, है कि नहीं। तो चलिए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना एक छोटा सा मैसेज है आप सभी के लिए। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों ने होली के सेल का फायदा जरूर उठाया होगा। होली में हमारा डिस्काउंट चल रहा था, लेकिन अभी वो डिस्काउंट खत्म हो चुका है, बट स्टिल यू हैव द अपॉर्चुनिटी। हमारा जो फर्स्ट फाउंडेशन बैच है फॉर 2025 लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है, जहां पे 1500 घंटों से भी ज्यादा हमारी लाइव क्लासेस चलेंगी। घर बैठे क्लासेस हम लोग डिलीवर कराएंगे, आप घर पे बैठ के क्लासेस अटेंड कर सकते हो। साथ ही साथ 1-to-1 मेंटरशिप आपको मिलेगी, ग्रुप मेंटरशिप आपको मिलेगी, ज्ञानवानी सेशन चलते हैं। तो सभी चीज द होल शिबैंग यू विल गेट फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2025। और ये कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम आपको मिलेगा बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे। इस डिस्काउंट को पाने के लिए, फिर इस प्राइस को पाने के लिए डू यूज माय कोड राहुल। और ध्यान रखना है मिड मार्च यानी कि 16 मार्च को हमारी एडमिशंस क्लोज हो जाएंगे, तो उससे पहले जल्द से जल्द एनरोल जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए डिस्कशन पे चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया हमारी चर्चा होने वाली है ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस के बारे में, बायो कंप्यूटिंग के बारे में या फिर बायोलॉजिकल कंप्यूटिंग के बारे में। ये डिस्कशन हो क्यों रही है, क्योंकि हाल ही में एक बहुत ही दिलचस्प पेपर पब्लिश हुआ फ्रंटियर्स इन साइंस में ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस के बारे में एक पेपर पब्लिश हुआ, जहां पे इन्होंने बताया अ न्यू फ्रंटियर इन बायोलॉजिकल कंप्यूटिंग या फिर बायो कंप्यूटिंग। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले टर्म्स को समझेंगे और उसके बाद इस पेपर की डिटेल्स में चलेंगे और बात करेंगे कि आज हम लोग कहां पे है, क्या हमारे सामने चैलेंजेस आएंगे, क्या इश्यूज है, क्या चैलेंजेस है, इन सभी चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ इस बायो कंप्यूटिंग के या फिर ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस की एडवांटेजेस क्या है, ये भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं। फर्स्ट थिंग, बायो कंप्यूटिंग क्या है। बायो कंप्यूटिंग देखिए, आज हमारी रोजमर्रा की लाइफ में कंप्यूटर्स हमारे लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं। आप सभी के पास डेस्कटॉप होगा, कंप्यूटर होगा। तो कंप्यूटर का बेसिक स्कीमेटिक आपने देखा होगा। कंप्यूटर का बेसिक स्कीमेटिक क्या है, एक सीपीयू होता है, आप यहाँ पे इनपुट डिवाइस दोगे, आप आउटपुट डिवाइस दोगे, या फिर आउटपुट डिवाइस लगाओगे, आप आउटपुट ले लोगे, है ना। और सारी चीजें चलती हैं इलेक्ट्रिकल सप्लाई पे, और जो सीपीयू है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये आपकी लॉजिक पे चलता है। लॉजिक पे सीपीयू में आपके लाखों ट्रांजिस्टर्स लगे हैं, पीएनपी एनपीएन ट्रांजिस्टर, जिससे कि लॉजिक के हिसाब से वो आपको आउटपुट दे देगा। और आज अगर हम लोग बात करें ह्यूमन ब्रेन की कैपेबिलिटी से भी ज्यादा, जैसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर आज पूरे विश्व में कौन सा है, वो है फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर। देखिए आपको याद होगा हाल ही में फ्रंटियर को सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर घोषित कर दिया गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है। इससे पहले फुगाकू था जापान का। और ये कहा जाता है कि फ्रंटियर की स्पीड कितनी है, अबाउट 1.1-1.2 एक्साफ्लॉप के आसपास। एक्साफ्लॉप यानी कि फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकेंड कितने हैं, ये है 1.1। और अगर हमारे ह्यूमन ब्रेन की बात करें, अप्रोक्सीमेटली 1 एक्साफ्लॉप तक हमारा ह्यूमन ब्रेन भी पहुंच जाता है। तो ह्यूमन ब्रेन ने ही सबसे पहले कंप्यूटर को बनाया, लेकिन आज कंप्यूटर या फिर डेस्कटॉप या फिर प्रोसेसिंग हमारे दिमाग की स्पीड से भी ज्यादा हो चुका है, यानी कि आपके नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। और हम लोग जब बायो कंप्यूटिंग की बात करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायो कंप्यूटिंग। बायो कंप्यूटिंग का मतलब है, जब हम लोग ह्यूमन ब्रेन और कंप्यूटर की बात करते हैं, तो कंप्यूटर में तो सीपीयू है, ह्यूमंस में हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर एक अंग है, हमारा एक बॉडी है, ब्रेन। और इस ब्रेन का हम लोग इस्तेमाल करेंगे फॉर कंप्यूटिंग। यही है मतलब बायो कंप्यूटिंग का, ठीक है। बायो कंप्यूटिंग का मीनिंग है कि आप बायोलॉजिकल चीजें यानी कि लिविंग सेल्स, लिविंग टिश्यूज, कोई ऑर्गन जो है, हम इसका इस्तेमाल करेंगे कंप्यूटिंग के लिए। अब नॉर्मल कंप्यूटर में आपने पावर सप्लाई लगा दिया, सारी चीजें चल रही है आपकी, जो भी आपकी लॉजिक सर्किट्स चलती है, नैंड गेट, एंड गेट, ट्रांजिस्टर के हिसाब से चलता है, वही चीज हमारे ब्रेन में भी चलेगा। लेकिन कैसे, देखिए
नॉर्मल कंप्यूटर के लिए आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पास करते हो, लेकिन ब्रेन के लिए या फिर बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए इनपुट क्या होता है? इनपुट होता है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, डीएनए, प्रोटीन्स एटसेट्रा, तो ये इनपुट होगा। तो बेसिकली बायोलॉजिकल कंप्यूटिंग या फिर बायो कंप्यूटिंग का मतलब क्या है? ये जो सीपीयू हम लोग कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो हम लोग प्रोसेसर बात करते हैं ना, i7 प्रोसेसर, AMD राइजन प्रोसेसर, फलाना ढिमकाना, इसकी जगह पे सिंपल समझ लीजिएगा कि हमारी ब्रेन है या फिर ब्रेन की टिश्यू है, और इनपुट सिग्नल हम लोग दे रहे हैं, बायोलॉजिकल इनपुट सिग्नल दे रहे हैं, और इसका आउटपुट हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप सोच रहे हो सही, तो आपने बड़ी सिंपल वे में बता दिया, ठीक है मैं समझ गया। बायोलॉजिकल कंप्यूटिंग क्या होता है, फिर बायोलॉजिकल कंप्यूटर आगे चल के इमेजिन कर लीजिएगा कि आने वाले समय में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बदले ब्रेन की सेल से, ब्रेन की टिश्यू से, या फिर ब्रेन ही है, एक आर्टिफिशियल ब्रेन है जो प्रोसेसर का काम कर रहा है। तो सवाल उठता है, इज इट सो इजी? ना, इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले मुझे एक सीपीयू बनाना पड़ेगा, यानी कि मुझे अपना खुद का दिमाग बनाना पड़ेगा, यानी कि ह्यूमन ब्रेन बनाना पड़ेगा। और जब मैं आर्टिफिशियल ह्यूमन ब्रेन बनाता हूं या फिर कोई भी आर्टिफिशियल ऑर्गन बनाता हूं, उसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनॉइड। ठीक है, ऑर्गन आप जानते हैं, जीवकोश है, जीवकोश से उतक बनता है, उतक से हमारे अंग बनते हैं, ऑर्गन, राइट? यानी कि सेल्स, सेल्स टू टिश्यूज, टिश्यूज टू ऑर्गन। अब जब हम लोग ऑर्गन को बाहर हार्वेस्ट करते हैं, यानी कि बाहर बनाते हैं, दी सिंप्लीफाइड और मिनिएचर वर्जन ऑफ ऑर्गन जब हम लोग बनाते हैं टिश्यू कल्चर करके, सेल कल्चर करके, उसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनॉइड। तो ऑर्गेनॉइड का मतलब है अ टाइनी सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड 3 डायमेंशनल टिश्यू कल्चर्ड ऑर्गन जो स्पेसिफिक काम करेगा। अब ये कोई भी ऑर्गन हो सकता है। जब मैं इस ऑर्गन को न्यूरॉन्स दूंगा, यानी कि अगर मैं न्यूरॉन से इसको डेवलप करूंगा, हम उसको कहते हैं ब्रेन ऑर्गेनॉइड या फिर मिनिएचर ब्रेन, मिनी ब्रेन। तो हम लोग इसको कहां पे बनाते हैं? ऑफ कोर्स सेल कल्चर करना है, टिश्यू कल्चर करना है, तो केवल पेट्री डिश में करेंगे। किससे बनाएंगे? स्टेम सेल से बनाएंगे। अब ये स्टेम सेल क्या होती है? आप जानते हो कि स्टेम सेल आपको मिलता है अम्बिलिकल कॉर्ड में, या फिर एम्ब्रियो से आप डिराइव कर सकते हो, प्लेसेंटा से डिराइव कर सकते हो, एमनियोटिक फ्लूइड में आपको मिलेगा। स्टेम सेल एक ऐसा सेल है जो कोई भी स्पेशलाइज सेल बन सकता है। जैसे स्टेम सेल कैन बिकम अ ब्रेन सेल, स्टेम सेल कैन बिकम अ न्यूरॉन। तो हम लोग क्या करेंगे? स्टेम सेल का कल्चर करेंगे और एक छोटा सा मिनिएचराइज ब्रेन टिश्यू बनाते हैं, और उस ब्रेन टिश्यू को बनाकर हम लोग धीरे धीरे से उसी को प्रोसेसर बनाएंगे। यानी कि ब्रेन, लिविंग ब्रेन और लिविंग ऑर्गेनॉइड ब्रेन विल बी द बेसिक प्रोसेसर। उसको इनपुट देंगे, उससे आउटपुट निकालेंगे। तो ये है बायोलॉजिकल कंप्यूटिंग। आशा करता हूं कि आप सभी को ऑर्गेनॉइड का मतलब समझ गया होगा। ऑर्गेनॉइड का मतलब है एनी वर्जन ऑफ ऑर्गन, केवल ब्रेन ही नहीं, कोई भी दूसरा ऑर्गन हो सकता है जिसको हम लोगों ने कल्चर किया है। कल्चर्ड ऑर्गन इज कॉल्ड एज ऑर्गेनॉइड। उसमें अगर हम लोग ब्रेन बनाएंगे, मतलब इंटेलिजेंस, ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि सर कैसे करते हैं? देखिए, ये जो फ्रंटियर इन साइंस पेपर पब्लिश हुआ था, उनका स्केमेटिक है ये, कि हम लोग यहाँ पे एक बायो फीडबैक मैकेनिज्म बनाएंगे, एक ब्रेन ऑर्गेनाइज बनाएंगे, ब्रेन ऑर्गेनॉइड बनाएंगे, यानी कि टिश्यू का कल्चर करके हम लोग एक छोटा मिनिएचराइज ब्रेन बनाएंगे, और इस मिनिएचराइज ब्रेन को हम लोग इनपुट देंगे। इनपुट क्या हो सकता है? अपने ब्रेन में भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल तो होते ही, मसल वगैरह कनेक्टिविटी के लिए आप जानते हो न्यूरॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को भी पास करता रहता है। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो सकता है, केमिकल सिग्नल हो सकता है, ऑप्टिक सिग्नल हो सकता है, या फिर हम लोग रेटिनल ऑर्गेनाइज यानी कि आंखों से जो इनपुट जाता है वो बना सकते हैं, इसको कनेक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल ब्रेन ऑर्गेनाइड्स हम लोग बना सकते हैं, और आउटपुट हम लोग क्या कर सकते हैं? आउटपुट इमेजिंग हम लोग कर सकते हैं, फ्लोरोसेंस, या फिर सम सॉर्ट ऑफ फोकल माइक्रोस्कोपी वगैरह हम लोग कर सकते हैं। ये इनका स्केमेटिक है। तो जो मैंने आपको बताया था, आगे चल के इट इज लाइक अ कंप्यूटर जहां पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज ऑर्गेनॉइड, दैट इज ब्रेन। ब्रेन ही है जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बना हुआ है। अब कहां तक हम लोग पहुंचे हैं? हमारी ट्रैजेक्टरी क्या है, डेवलपमेंट की ट्रैजेक्टरी क्या है? अब तक आपने ये अनुमान लगा लिया होगा कि सर ये तो काफी कॉम्प्लेक्स चीज लग रहा है, तो आने वाले कितने सालों में हम लोग प्रोग्रेस देख सकते हैं? तो मैं कहूंगा वी कैन एक्सपेक्ट अ डेकेड और 2 गोइंग इनटू दिस। अभी फिलहाल ट्रैजेक्टरी 1 है कि हम लोगों को ऑर्गेनॉइड बनाना है, ऑर्गेनॉइड यानी कि छोटा सा ब्रेन बनाना है, मिनिएचर ब्रेन। आप जानते हो कि मेरे ब्रेन में कितने सेल होते हैं, हमारे ब्रेन में कितने न्यूरॉन्स होते हैं? हमारे ब्रेन में होते हैं अप्रोक्सीमेटली 21 या फिर 20 to 25 बिलियन न्यूरॉन्स। 21 से 25 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। तो इतना बनाने में तो बहुत समय लगेगा ऑफ कोर्स। तो हम लोग अभी फिलहाल छोटे छोटे मिनिएचराइज्ड
ब्रेन्स जिसमें 1 लाख के आसपास न्यूरॉन्स हैं वो बना रहे हैं। अभी फिलहाल हम लोग उस स्टेज में हैं। तो पहले तो हमें बड़े ऑर्गेनॉइड्स बनाने हैं, ऑर्गेनॉइड्स बना के उन्हें कनेक्टिविटी भी करनी है कि इनपुट मुझे सीखना है, आउटपुट भी मुझे सीखना है कि कैसे हम लोग करेंगे। अब क्योंकि देखिए ये ब्रेन है या फिर ब्रेन का टिश्यू है, इसको भैया इनपुट लगेगा, ये आउटपुट भी निकालेगा, आउटपुट निकालेगा मतलब सिग्नल पास करेगा, लेकिन ये वेस्ट मटेरियल भी प्रोड्यूस करेगा। ये तो सही बात है ना, क्योंकि अगर कोई भी जीवकोश है, कोई भी सेल है, उसको मेटाबॉलिज्म करनी है, मेटाबॉलिज्म करेगा तो क्या होगा, वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा, तो वेस्ट प्रोडक्ट भी मुझे निकालना है, तो मुझे ये सारी चीजें डिजाइन करनी है। अभी फिलहाल मैं इस पर्टिकुलर स्टेज में हूं, स्टेज 1, और आगे चल के ट्रैजेक्टरी 2 ब्रेन कंप्यूटिंग यूजिंग ब्रेन ऑर्गेनाइज करेंगे। थर्ड होगा ब्रेन ऑर्गेनाइड और मशीन की इंटरेक्शन को हम लोग समझेंगे, और फाइनली इस पूरे इंटरेक्शन के साथ साथ हम लोग एथिक्स इन बायोलॉजिकल कंप्यूटिंग को भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एथिकल इशू भी हो सकता है। ठीक है, तो अब तक आप समझ गए होंगे कि ये काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, राइट। तो इसमें इश्यूज और चैलेंजेस क्या है? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज तो है ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजिकल चैलेंज। टेक्नोलॉजिकल चैलेंज क्या है? मुझे स्केल अप करना है, स्केल अप करना है। अब जैसे मैंने आपको बताया, अभी फिलहाल कितना बड़ा या फिर कितने साइज का ऑर्गेनॉइड इन्होंने बनाया है? देखिए, मैक्सिमम जो बना हुआ है 4 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर साइज का एक ब्रेन टिश्यू बना हुआ है। 4 मिलीमीटर इतना सा। उसके अंदर कितने सेल है? अप्रोक्सीमेटली 1 लाख प्लस सेल्स, 1 लाख प्लस न्यूरॉन्स है यहाँ पे। तो इसको स्केल अप करने की जरूरत है ना। अगर मुझे ह्यूमन ब्रेन बनाना है तो 20 से 25 बिलियन के आसपास मुझे न्यूरॉन्स चाहिए। तो धीरे धीरे स्केल अप करने की जरूरत है, पहले स्केलिंग अप का इशू है। जैसे जैसे हम लोग स्केल अप करेंगे तो मुझे माइक्रोफ्लूइडिक सिस्टम्स भी सेटअप करने पड़ेंगे, क्योंकि देखिए इस ऑर्गेनाइड को इनपुट जाना है। अब इनपुट क्या रहेगा? इनपुट रहेगा सम सॉर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, राइट, क्योंकि इट इज लाइक अ लिविंग सेल, लिविंग टिश्यू। न्यूट्रिएंट्स जाने हैं, इसको आपको सिग्नल जाना है, जैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाना है, जैसे हमारी सेल चलती है, सब कुछ ही चलना है। इसका आउटपुट भी निकलेगा और वेस्ट प्रोडक्ट भी निकलेगा। ये सब हम लोग माइक्रोफ्लूइडिक सिस्टम से इनपुट दे सकते हैं, आउटपुट निकाल सकते हैं। वो सिस्टम्स भी हमें डेवलप करने हैं। इसके अलावा नए मॉडल्स चाहिए, क्योंकि हमने जो प्रोसेसर बनाया है लिविंग टिश्यू से बनाया है, तो इसकी एल्गोरिथम, हमें नई मॉडल एल्गोरिथम डेवलप करनी पड़ेगी। इसके अलावा हमें कॉम्प्लेक्स इंटरफेस चाहिए इनपुट और आउटपुट का, है ना। इनपुट आउटपुट का इंटरफेस जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, इनपुट सिग्नल्स किस तरह से भेजेंगे, आउटपुट किस तरह से आ रहा है, और इस इनपुट आउटपुट को मुझे कंटिन्यूसली मेजर करना है। इसका मतलब क्या है? न्यूरोनल नेटवर्क को मुझे रिकॉर्ड भी करना है। और जब रिकॉर्ड करेंगे तो इमेजिन कीजिएगा कितना डेटा निकल सकता है, कितना डेटा निकल सकता है। जस्ट थोड़ा सा सोचिएगा। मैंने आपको यहाँ पे एक कंपैरिजन बताई थी। हमारी मेमोरी, जैसे ब्रेन की मेमोरी नॉर्मली कितनी कही जाती है? 2.5 पेटाबाइट। जो फास्टेस्ट कंप्यूटर बना हुआ है वहां पे आपकी 75 टेराबाइट की मेमोरी इस्तेमाल करता है, 700 पेटाबाइट तक की उसको मेमोरी वगैरह दी हुई है, लेकिन हमारा जो नॉर्मल मेमोरी है 2.5 पेटाबाइट। तो क्या आप सोच रहे हो, 2.5 पेटाबाइट, इसको मुझे रिकॉर्ड करना है, इतने डेटा को मुझे स्टोर करना है। कहां करेंगे? करने के लिए मुझे बिग डेटा का इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा। अगेन, जो हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करते हैं वो भी मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी कि जो नॉर्मल ऑर्गेनाइज्ड इंटेलिजेंस स्टडी करने के लिए मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, स्पेशली डेटा एनालिसिस को लेकर। तो ये सारी चैलेंजेस है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चा होने वाले, लेकिन अगेन रिसर्च के तौर पे हम लोग इस चीज को जरूर डेवलप कर रहे हैं। इसके अलावा एक और इशू भी है, एथिकल इशू, क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइज्ड इंटेलिजेंस डेवलपमेंट है इसको काफी एथिकली और सोशली रेस्पॉन्सिव वे में हमें डेवलप करने की जरूरत है। और इसीलिए कहीं ना कहीं ये जो रिसर्चर्स है जिन्होंने पेपर पब्लिश किया था वो एक एथिकल फ्रेमवर्क भी बना चुके हैं। अब देखिए, समझ लीजिए मुझे मेरी ऑर्गेनाइड की इंटेलिजेंस करनी, यानी कि मैं क्या करूंगा, मेरे स्टेम सेल्स उन्हें मैं डोनेट करूंगा। तो सबसे पहले सेल डोनेशन की एथिक्स आ जाती है, किसके सेल डोनेट होंगे, या यहाँ पे क्या डिस्क्रिमिनेशन होगी। अगर समझ लीजिए कोई बीमार व्यक्ति है, राइट, जिन्हें समझ लीजिए कोई मेंटल डिसऑर्डर है, तो उनके अगर ब्रेन सेल्स, ब्रेन टिश्यूज लेने हैं, ताकि मुझे स्टडी करनी है कि भैया इनका ब्रेन कैसे चल रहा है, इनके ब्रेन की कंप्यूटिंग कैसे चल रही है, ताकि मैं उसके अंदर से प्रॉब्लम ढूंढ निकालूं, है ना। तो क्या होगा, किस तरह की कंसेंट होगी, कल्चरिंग कैसे होगी। मैंने कल्चर कर दिया, समझ लीजिए एक्सपेरिमेंट फेल होगा तो मैं उसको डिस्पोज कैसे करूंगा,
बायोसेफ्टी के एथिक्स जरूर आ जाते हैं इसमें। इसके अलावा ऑर्गेनॉइड मशीन इंटरफेस, जब हम लोग ट्रैजेक्टरी 2 ट्रैजेक्टरी 3 में पहुंचेंगे तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि भैया लिविंग सेल्स वर्सेस मशीन्स, इसका एथिक्स आपको आ जाता है। साथ ही साथ आपको कंप्यूटेशनल एथिक्स आता है, डेटा स्टोरेज, डेटा एक्सक्लूसिविटी की इश्यूज आ जाती हैं, ये भी एथिकल इश्यूज है। अल्टीमेटली इसकी एप्लीकेशन क्या होंगी, क्या आगे चल के हम लोग इसको कमर्शलाइज कर पाएंगे, किस तरह की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सेटअप करेंगे, किस तरह इंश्योर करेंगे कि इक्विटेबली इसका फायदा सभी को मिले, कौन से रूल्स रेगुलेशंस गवर्नेंस नॉर्म्स फॉलो होंगे, इसके ऊपर एथिकल फ्रेमवर्क इन्होंने ऑलरेडी बना दिया। तो टेक्नोलॉजिकली चैलेंजेस तो आएंगे आएंगे, बहुत ही टफ काम होगा, साथ ही साथ एथिकल इश्यूज एथिकल चैलेंजेस भी यहां पे आने वाली है ही, बिल्कुल ठीक है। तो ये है अभी तक की ऑर्गेनाइज्ड इंटेलिजेंस का स्टेटस। अब आपके दिमाग में सवाल भी आ रहा होगा, सर इन सभी चीजों का फायदा क्या है? फायदा क्या है? देखिए अल्टीमेटली यस, जो प्रोसेसिंग है वो ह्यूमन ब्रेन या फिर ह्यूमन ऑर्गेनॉइड से हो रही है, ब्रेन ऑर्गेनॉइड से हो रही है, लेकिन अभी फिलहाल जैसे जैसे हम लोग डेवलपमेंट करते रहेंगे तो हम लोग और भी ज्यादा चीजें इसके बारे में अंडरस्टैंड कर पाएंगे। क्या अल्टीमेटली ब्रेन के ऊपर हमारे बायोलॉजिकल डेस्कटॉप चलेंगे क्या? ये तो सवाल का जवाब हमें आगे चल के ही मिलेगा, लेकिन अभी फिलहाल जहां से भी ब्रेन सेल्स यानी कि स्टेम सेल्स हम लोगों ने डिराइव किए हुए हैं, तो उससे हम लोग समझ सकते हैं कि भैया ब्रेन की डेवलपमेंट कैसे होती है, किस स्टेज में किस तरह की प्रोसेसिंग चलती है, किस स्टेज में किस तरह की इनपुट और किस तरह का आउटपुट है, क्या हम उसको एनहांस कर सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में हम लोग स्टडी कर सकते हैं, राइट। तो अगर जैसे कि मैंने बताया पेशेंट डिराइव्ड है, अगर किसी पेशेंट से लिया गया है जिनको समझ लीजिए मेंटल इशू से, मेंटल डिसऑर्डर है, मेंटल रिटार्डेशन की प्रॉब्लम है, तो हम लोग समझ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या लर्निंग में प्रॉब्लम है, क्या मेमोरी में प्रॉब्लम है, किस तरह से पूरे ब्रेन का स्ट्रक्चर है या फिर किस तरह से पूरे ब्रेन की प्रोसेसिंग होती है, ये हम लोग डेवलप कर सकते हैं, इस चीज को हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, राइट। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ह्यूमन ब्रेन, और ह्यूमन ब्रेन से जुड़े हुई जो प्रॉब्लम्स होती है जैसे कि पार्किंसंस डिसीज हो गया, कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, माइक्रोसेफेली है, इन डिसीजेस के लिए इन डिसीजेस को और अच्छे से समझ सकते हैं, और कहीं ना कहीं इसके लिए हम लोग सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं। शायद कुछ ड्रग्स डेवलप कर सकते हैं, कुछ मेडिसिनल प्रोसीजर्स, कुछ थेरापीज, कुछ जरूर हम लोग डेवलप कर सकते हैं। ये तो अभी फिलहाल की एडवांटेजेस मैं आपको बताऊं, तो आगे आगे और भी ज्यादा हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत सारे एप्लीकेशन, जैसे इस एथिकल फ्रेमवर्क में एप्लीकेशन आप देख सकते हो कि किस तरह की एप्लीकेशन हो सकती है, क्या हम लोग इस टेक्नोलॉजी को कमर्शलाइज कर सकते हैं क्या, ये भी है, राइट। तो दैट इज अगेन फार फेचड थिंग इन फ्यूचर, बट लेट्स वेट एंड वॉच, वेट करते हैं, देखते हैं कि क्या होगा इस रिसर्च का। अगर इस चीज से जुड़ी हुई कोई भी खबर आएगी तो हम लोग जरूर चर्चा करेंगे स्टडी IQ पे, बट जो भी एस्पिरेंट्स है उन सभी के लिए प्लीज ट्राई टू रिमेंबर दिस टर्म OI। ऑर्गेनॉइड क्या होता है, ऑर्गेनॉइड क्या होता है, ये जरूर आपको याद रखना है। साथ ही साथ बायो कंप्यूटिंग है क्या, बायो कंप्यूटिंग ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। सिंपल MCQs बन सकते हैं, इसको आप एक एग्जाम्पल के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये मैंने आपको बताया। सो लेट्स वेट एंड वॉच, दैट इज इट इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको ध्यान रखना है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, कोई कंप्लेंट है, फीडबैक है, सजेशन है, एनीथिंग, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी ऑन दिस पर्टिकुलर ID @Rahul Sai 222. I do respond on Saturdays and Sundays. Thank you for watching this. Jai Hind. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।